नमस्कार, मैं रमेश शास्त्री। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसी भी शब्द को देखकर उसमें विसर्ग संधि की पहचान करना और विसर्ग संधि की पहचान करके उसका संधि विच्छेद करना। यदि संधि विच्छेद दिया हुआ हो तो संधि विच्छेद को देखकर विसर्ग संधि को पहचानना और पहचान कर उसका संधि युक्त शब्द बनाना। तो आइए अपना अध्ययन शुरू करते हैं। विसर्ग संधि। संधि संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है दो वर्णों का मिलना। दो वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। अब वो दो वर्ण कौन से होंगे जो आपस में मिलेंगे, जिनमें संधि होगी, इनके बारे में, उन दो वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। संधि के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि संधि दो पदों के मध्य होती है। संधि के लिए कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वे दोनों ही पद सार्थक होने चाहिए, अर्थात उन पदों का अपना अर्थ होना चाहिए, वे पद निरर्थक नहीं होने चाहिए। उन दो सार्थक पदों के दो सार्थक वर्णों के मिलने से संधि होती है। संधि की परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होंगे वे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? विसर्ग संधि। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संधि दो सार्थक पदों के दो वर्णों के मध्य होती है, जिसमें पहला वर्ण कौन सा होगा कि प्रथम सार्थक पद का अंतिम वर्ण। वे जो दो वर्ण आपस में मिलकर संधि करेंगे वे दो वर्ण कौन से होंगे? उनमें पहला वर्ण होगा प्रथम सार्थक पद का अंतिम वर्ण। पहले सार्थक पद का अंतिम वर्ण होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये हमें समझ में नहीं आया तो संधि भी हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसे अच्छी तरह इस पर ध्यान दें। प्रथम सार्थक पद का अंतिम वर्ण, पहला जो वर्ण होगा वह होगा प्रथम सार्थक पद का अंतिम वर्ण और दूसरा जो वर्ण होगा वह होगा द्वितीय सार्थक पद का प्रथम वर्ण। अर्थात संधि जिन दो वर्णों के मध्य होगी उनमें पहला वर्ण होगा प्रथम सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा वर्ण होगा द्वितीय सार्थक पद का प्रथम वर्ण। ये दोनों वर्ण आपस में मिलकर संधि करेंगे। ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, उन दो वर्णों के आपस में मिलने को ही संधि कहते हैं। आज हम जिस संधि का अध्ययन करेंगे वह है विसर्गस्य उत्वम, अर्थात विसर्ग के स्थान पर उ हो जाना। विसर्ग के स्थान पर उ कब होगा, किस स्थिति में होगा, इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ विसर्ग के स्थान पर उ हो जाना, यहाँ हम जब हम शब्द में जब पहचान करेंगे तो वहाँ आपको उ दिखाई नहीं देगा, उ के स्थान पर ओ दिखाई देगा। यदि आपको ओ दिखाई देता है तो वहाँ हमको जानना है कि है उत्व विसर्ग संधि है। अब विसर्ग के स्थान पर उ कब होगा, इसके लिए नियम है कि यदि ये जो आपको बीच में प्लस का निशान दिया हुआ है और उसके बाद में विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, ये विसर्ग से पहले यदि ए हो, अर्थात विसर्ग की जो बाईं तरफ हमारा पहला सार्थक पद है और विसर्ग के बाईं तरफ वाला जो है वो हमारा दूसरा सार्थक पद होगा। अर्थात पहले सार्थक पद का अंतिम वर्ण यदि ए है, पहले सार्थक पद का अंतिम वर्ण, पहले सार्थक पद का अंतिम वर्ण यदि ए है और दूसरे सार्थक पद का प्रथम वर्ण यदि ए हो, या फिर किसी भी वर्गीय व्यंजन का, अब देखिए वर्गीय व्यंजन वर्गों के व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में कै खे गे, च वर्ग में चे छे दे हैं, ट वर्ग में टे ठे डेडन है, त वर्ग में ते थे देदन है और प वर्ग में पै फै भै भै मैं। ये पूरे 5 जो वर्ग है व्यंजनों के, इन वर्गों को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अर्थात यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, या तो विसर्ग के पहले ए हो, विसर्ग के पहले उ जब होगा
उत्व विसर्ग संधि जब होगी जब विसर्ग से पहले यदि ए हो, अर्थात यह अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है उत्व विसर्ग संधि की। यदि विसर्ग से पहले अर्थात प्रथम सार्थक पद का अंतिम वर्ण यदि ए है और उसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद या तो ए होना चाहिए या फिर किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग का ग, घ, ङ, च वर्ग का ज, झ, य, ट वर्ग का ड, ढ, ण, त वर्ग का द, ध, द, ध, न, इस तरह ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर क्या हो है, य, व, र, ल, यदि ये वर्ण हो। अब हमारा नियम हुआ कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी यदि ए हो, या फिर किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर है या वरल हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है। अब यहाँ ए और उ, ए और विसर्ग के स्थान पर जो उ हुआ है, ये दोनों मिलकर इन दोनों में गुण संधि हो जाती है, और जो हमें शब्द में दिखाई देता है वो दिखाई देता है ओ, अर्थात ए और उ दोनों मिलकर दोनों में गुण संधि होकर ओ हो जाता है, इसलिए हमें उ के स्थान पर शब्द में ओ दिखाई देता है। अब हम इन नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रथम सार्थक पद का अंतिम वर्ण ए हो, उसके बाद विसर्ग हो, और दूसरा जो वर्ण होगा वह होगा द्वितीय सार्थक पद का अंतिम वर्ण। ये जो वर्ण दिए हुए हैं इनमें से कोई एक होना चाहिए, अर्थात यदि वो यहाँ विसर्ग के बाद ए हो, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा इन वर्णों में से कोई एक हो, या फिर है या वरल यदि हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, और ए और उ दोनों मिलकर दोनों में गुण संधि होकर क्या हो जाता है ओ हो जाता है। इस नियम को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे बालह प्लस अस्ति। यहाँ देखिए विसर्ग से पहले ल में ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, अर्थात ल का ए, उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद अस्ति का ए है। अब यहाँ देखिए दोनों ही सार्थक पद हैं। बालय का भी अर्थ होता है बालक और अस्ति का भी अर्थ होता है। इसलिए संधि के लिए जो दो पद होंगे वो दोनों ही सार्थक होने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निरर्थक पदों के मध्य संधि नहीं होती है। इसलिए दोनों ही हमारे ये सार्थक पद है, और बालय के ल में ए है और इधर प्लस के इधर विसर्ग के जो दाईं तरफ भी ए है। पहला वर्ण जो है दूसरे सार्थक शब्द का पहला वर्ण भी ए है और पहले सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण भी ए है, और दोनों के बीच में विसर्ग है। इसलिए ए और विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, ए और उ दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। ये हमारा बना बाल प्लस ओ प्लस अस्ति। अब जो ओ है, क्योंकि स्वर है, जो इससे स्वर हमेशा अपने से पहले, स्वर से पहले जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें स्वर की मात्रा लग जाती है, इसलिए ल में ओ मिल जाएगा, ये हो जाएगा बालो। अब यदि विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी यदि ए है, तो ए और विसर्ग, पहला ए और विसर्ग ये दोनों मिलकर तो ओ हो जाएंगे, और दूसरा जो ए है इसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है। ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है एस के जैसा, इसको हम कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। अब ये हमारा शब्द बनेगा बालो अस्ति। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, मृग है प्लस अपि। यहाँ देखिए ग में ए है, प्रथम सार्थक शब्द मृग है। मृग का अर्थ होता है हिरण, जिसका अंतिम वर्ण है ग में ए मिला हुआ है, और विसर्ग के बाद अपि है, दूसरे सार्थक शब्द का प्रथम वर्ण हमारा ए है। दोनों ही सार्थक पद है, और पहले सार्थक पद का अंतिम वर्ण भी ए है, उसके बाद विसर्ग है, और दूसरे सार्थक जो पद है उसका अंतिम वर्ण, उसका प्रथम वर्ण ए है। अब हमारा नियम मिल गया कि विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, इसलिए पहला ए और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाएगा, और जो दूसरा ए है उसके स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। ओ जो है वो ओ की मात्रा ग में मिल जाएगी, और हमारे शब्द बन जाएगा मृगोअपि। आगे है राम है प्लस गच्छति। अब देखिए विसर्ग से पहला जो सार्थक पद राम है
दूसरा सार्थक पद गच्छति है, दोनों ही सार्थक है। और पहला जो सार्थक पद है हमारा राम, उसका अंतिम स्वर में ए मिला हुआ है। और दूसरा जो सार्थक पद है उसका प्रथम वर्ण ग है, जो कि वर्गीय व्यंजन क वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसलिए यहाँ उत्तर विसर्ग संधि का नियम लग रहा है। यहाँ राम में जो ए है और उसके बाद विसर्ग है, ए और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। ओ की मात्रा में मिलेगी, रामो हो जाएगा, रामो गच्छति। अगला उदाहरण देखते हैं, राम है प्लस हसति। यहाँ देखिए विसर्ग से पहले में ए है और विसर्ग के बाद है। हमारा नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी यदि ए हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर है या वैरल हो, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। यहाँ विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद है, इसलिए हमारा उत्तु विसर्ग संधि का नियम यहाँ लागू हो रहा है। ए और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, ओ हो जाएगा। ओ जो है वो में मिलेगा, रामो हो जाएगा, रामो हसति। ये हमारा संधि युक्त पद बन जाएगा। निष्कर्ष देखिए, अब हमने क्या निष्कर्ष निकाला। अब हमने निष्कर्ष निकाला कि विसर्ग के स्थान पर उ या ओ होने के लिए विसर्ग से पूर्व वर्ण में ए का होना, विसर्ग से पूर्व वर्ण ए होना आवश्यक है। अर्थात विसर्ग का उ होने के लिए विसर्ग से पहले अर्थात प्रथम सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण, पहली शर्त है कि प्रथम सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण ए होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा विसर्ग का उ होने के लिए प्रथम सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण ए होना आवश्यक है। और विसर्ग के बाद ए हो, केवल ए हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या फिर है या वैरल हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है। पहचान। अब यदि हमें कोई संधि युक्त शब्द दिया हुआ है जिसमें संधि हो रही है, तो हम उसका क्या देखकर पहचानेंगे कि इसमें उत्तर विसर्ग संधि है। यदि शब्द के मध्य में आपको ओ दिखाई दे, या फिर ओ या अवग्रह का ये जो चिन्ह है ये दिखाई दे, तो वहाँ हमें समझ लेना है कि यहाँ इस जो दिया हुआ शब्द है, पद है, उसमें उत्तर विसर्ग संधि होगी। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें एक पद दिया हुआ है नृपो अतीवा। ये देखिए यहाँ पर आपको अवग्रह का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है और पै में ओ की मात्रा भी लगी हुई है, अर्थात ओ और अवग्रह दोनों हैं। ये हमारा पहचान है। ये पहचान आपको देखनी है। यदि शब्द के मध्य में अर्थात पद के मध्य में यदि ओ और अवग्रह का निशान है, ये एस के जैसा निशान है, ये यदि है तो वहाँ उत्तर विसर्ग संधि ही होगी। अब संधि विच्छेद करते समय हमें क्या करना है, ओ के स्थान पर विसर्ग कर देना है, और जो अवग्रह है ये ए के स्थान पर हुआ है, इसलिए अवग्रह के स्थान पर ए कर देना है। ओ का हम विसर्ग करेंगे तो नृपय हो जाएगा, और अवग्रह के स्थान पर ए लिखेंगे तो अतीवय हो जाएगा। या तीवय से पहले जो अवग्रह है इसके स्थान पर हम ए कर देंगे, और जो ओ है उसके स्थान पर विसर्ग कर देंगे, तो हमारा संधि विच्छेद होगा नृपय प्लस अतीवा। आगे उदाहरण है रामो हसति। यहाँ देखिए, यह हमें पहचानना है कि शब्द पहला जो पद है उसमें ओ की मात्रा भी है और उसके बाद में है भी है। ओ के बाद में है आ गया, अर्थात ओ किसकी जगह ओ किसमें होता है, उत्तर विसर्ग संधि में ओ होता है, और उसके बाद में या तो ए हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर है या वैरल हो। ये हमारा नियम है। यहाँ पर ओ है और ओ के बाद में है भी है, जो कि हमारी उत्तर विसर्ग संधि का जो नियम है उसके अंतर्गत ये नियम लगता है। इस नियम के अंदर जो वर्ण दिए हुए हैं वो वर्ण रामो हसति के अंदर है, इसलिए ओ और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और है ये वैरल है, ये होने आवश्यक हैं। या राम है, या जो ओ है ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे, विसर्ग कर देंगे और हसति ऐसे के ऐसे लिख देंगे, राम है प्लस हसति। करना कुछ भी नहीं है। यदि हमें ये देखना है कि ओ के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और है ये वैरल यदि हो, तो ओ है उसके स्थान पर विसर्ग कर देना है, राम है प्लस हसति।
अन्य उदाहरण के द्वारा इस नियम को समझते हैं। सिंह प्लस अत्र। अब हमारी पहचान देखनी, यहाँ पर देखिए सिंगा का जो है उसमें ए है, उसके बाद विसर्ग है, और अत्र का जो सबसे पहला वर्ण ए है। यहाँ पहला जो सार्थक शब्द सिंह है जिसका है में ए है, सिंह का पहले सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण भी ए है, और दूसरे सार्थक शब्द का दूसरा जो सार्थक पद है हमारा अत्र, उसका प्रथम वर्ण भी ए है। दोनों के मध्य विसर्ग है, इसलिए यहाँ उत्तर विसर्ग संधि का नियम लगा, नियम लागू हुआ। अब यहाँ पहला ए और विसर्ग ये दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, और दूसरा जो ए है उसकी जगह अवग्रह हो जाता है, संधि युक्त पद बनेगा सिंहोत्र। दूसरा उदाहरण है चंद्र है प्लस अयम। यहाँ भी विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, ये तीनों मिलकर ओ और अवग्रह हो जाएंगे, तो चंद्रो अयम यह संधि युक्त पद बनेगा। आगे है कह प्लस अपि। यहाँ विसर्ग से पहले कै में ए है और विसर्ग के बाद अपि का ए है, ये तीनों मिलकर ओ और अवग्रह हो जाएगा। ओ की मात्रा कै में लगेगी, को हो जाएगा, उसके बाद अवग्रह का निशान लगाएंगे और उसके बाद हमारा पी आ गया, संधि युक्त पद बना कोपी। आगे है तप है प्लस वनम। यहाँ विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद में वह भी है, इसलिए विसर्ग ए और विसर्ग दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। ओ की मात्रा पै में लगेगी, तपो हो जाएगा, और उसके बाद में बचा वनम। वनम को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, तपो वनम। आगे है सर्प है प्लस दसती। यहाँ विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद द है, जो कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है, इसलिए ए और विसर्ग दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। ओ की मात्रा पै में लगेगी, सर्पो हो जाएगा, और दसती ऐसे के ऐसे आ जाएगा, हमारा संधि युक्त पद बनेगा सर्पो दसती। आगे है गज है प्लस गच्छति। यहाँ विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए ए और विसर्ग दोनों का ओ हो जाएगा। जय में ओ की मात्रा लगाएंगे, गजो हो गया, और गच्छति ऐसे कैसे आएगा, गजो गच्छति। आगे उदाहरण है रामो वदति। मैं में ओ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ हमें पहचानना है। अब देखिए, अब से पहले संधि विच्छेद था, अब संधि युक्त पद है। रामो वदति यदि इस तरह से दिया हुआ हो तो हमें देखना है मैं में ओ की मात्रा लगी हुई है और उसके बाद में वह है, जो कि हमारा उत्तर संधि के नियम में है, इसलिए यहाँ उत्तर संधि हो रही है। हम करना कुछ नहीं है, ओ के स्थान पर हमें, क्योंकि ओ जो हुआ है वो विसर्ग के स्थान पर हुआ है, इसलिए हमें ओ के स्थान पर विसर्ग कर देना है। ओ के स्थान पर जैसे ही विसर्ग करेंगे तो राम है हो जाएगा, और वदती ऐसे कैसे लिखेंगे, राम है वदती। आगे है बालो हसती। यहाँ ल में ओ की मात्रा लगी हुई है और उसके बाद में है भी है, जो कि हमारे उत्तर संधि का जो नियम है उसके अंतर्गत आता है, इसलिए ओ के स्थान पर बाल में ल में जो ओ है उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, बाल है हसती। आगे है मनोरथ। यहाँ न में ओ की मात्रा भी है और उसके बाद र भी है, इसलिए ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, मन है प्लस रथ है। इस तरह से ये हमारा उत्तर विसर्ग संधि आज हमने पढ़ी। आशा है आप सभी को समझ में आई होगी। इसकी बार बार आप अभ्यास करें इसका। आगे भाग 2 में हम पढ़ेंगे रत्व विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग के स्थान पर र का हो जाना। अब इस जो हम आगे संधि पढ़ेंगे उसमें क्या देखकर पहचानेंगे कि विसर्ग का र होने के लिए विसर्ग से पहले किन वर्णों का होना आवश्यक है और विसर्ग के बाद किन वर्णों का होना आवश्यक है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।